आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे समास। सबसे पहले देखते हैं समास का अर्थ पढ़ते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, संग्रह या सम्मिलन। परिभाषा: जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए स्वतंत्र शब्द की रचना हो तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो चीजें समझनी आवश्यक है कि समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, ये समास समझने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, समस्त पद दो शब्दों के मेल से बना एक शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद और समस्त पद का दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। पूर्व का मतलब पहला और उत्तर का मतलब बाद का, क्योंकि समास दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। तो उसमें एक पहले शब्द होगा, एक बाद में होगा, तो पहले वाले को पूर्व पद और बाद वाले को उत्तर पद। जैसे गंगा जल, तो इस गंगा जल में दो शब्द हैं, गंगा और दूसरा है जल, तो गंगा का जल ये समास विग्रह हुआ। इसमें गंगा जल जो शब्द है आपका, ये गंगा जल समस्त पद है, गंगा पूर्व पद है, जल उत्तर पद है। ये समझने के लिए हो गया। दूसरा इसमें खंड होता है समास विग्रह। समास का मूल उद्देश्य कम से कम दो शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना, अर्थात जिस प्रक्रिया में समस्त पद के सभी पद अलग किए जाएं उसे समास विग्रह कहते हैं। यानी विग्रह का मतलब समस्त पद से उन दो शब्दों को अलग। अब हम समास की कुछ विशेषताएं होती हैं, जिन विशेषताओं को पढ़ेंगे। पहला, हिंदी में समास प्रायः दो शब्दों के मेल से निर्मित होते हैं। संस्कृत में समास अनेक शब्दों से बनते हैं। ये समास पर्याप्त लंबे होते हैं। हिंदी में सबसे लंबा समास, ये आपके कंपटीशन क्वेश्चन के लिए भी है, ये माना गया है सुत वित्त नारी भवन परिवारा। ये हिंदी का सबसे लंबा समास माना गया है। प्रश्न इसमें 4 नंबर में कुछ अपवादों को छोड़कर समास प्रायः दो सजातीय शब्दों के मेल से ही निर्मित होते हैं। फिर 5 नंबर की विशेषता में देखते हैं हम, सामासिक शब्दों के अंतर्गत पहले पुल्लिंग शब्द तथा तत्पश्चात स्त्रीलिंग शब्द आते हैं, जैसा बेटा बेटी। तो पहले पुल्लिंग है, बाद में स्त्रीलिंग है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी विग्रह के आधार पर एक शब्द कई समासों का उदाहरण हो सकता है। जैसे नीलकंठ, अब इसका हम विग्रह करेंगे, नीला है जो कंठ, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। यदि हम विग्रह करते हैं नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इस प्रकार से समास में विग्रह का बहुत महत्व। अब हम लोग आगे समास के भेद। तो पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता के आधार पर समास को निम्नलिखित 6 भागों में बांटा गया है। पहला है अव्ययी भाव समास, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। तीसरा है कर्मधारय समास, इसमें पूर्व पद उपमेय या विशेषण, उत्तर पद उपमान या विशेष्य होता है। उसके बाद में अगला है द्विगु समास, पूर्व पद संख्यावाची तथा दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष का संबंध। और 5 नंबर है द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। 6 नंबर बहुब्रीहि समास, इसमें कोई तीसरा पद अर्थ प्रधान होता है, यानी तीसरा पद प्रधान होता है। अब हम अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे। जिस समास में पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय हो तथा उसी के अर्थ की प्रधानता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास का उत्तर पद संख्या होता है, संज्ञा होता है तथा पूर्व पद अव्यय होने के कारण समस्त पद अव्यय हो जाता है। पहचान इसमें होती है, इसमें अधिकांशतः पहला पद उपसर्ग होता है। एक ही शब्द की आवृत्ति वाले शब्दों में भी अव्ययी भाव समास होता है, जैसे
आगे यहाँ पे आपको बताया गया है, कुछ उदाहरण है। समस्त पद विग्रह, समस्त पद घर घर, सभी घरों में, तो ये एक ही जैसे शब्द हैं। कानों कान, कान ही कान में, रातों रात, रात ही रात में, बीचों बीच, बीच ही बीच में या ठीक बीच में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, गली गली, प्रत्येक गली में। तो इस प्रकार यह अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। अब अन्य उदाहरण देखते हैं। समस्त पद यथाविधि, विधि के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथा संभव, जैसा संभव हो, प्रतिदिन, दिन दिन, अनुरूप, रूप के योग्य, आमरण, मरने तक, भरपेट, पेट भर, आजन्म, जन्म तक। इसमें हम देखते हैं कि सभी शब्दों में उपसर्ग शब्द लगे हुए हैं। अन विष्णु, विष्णु के पीछे, बेकसूर, बिना कसूर के, सकुशल, कुशलता के साथ, प्रत्येक, एक एक के प्रति, बाकायदा, कायदे के अनुसार, बेईमान, बिना ईमान के, ठीक, निर्मच्छिका, मक्खी का अभाव, निर्जन, लोगों का अभाव, अतिहिम, हिम की अति, अधगिर, गिरि पर, कुसमय, बुरा समय, और आपाद मस्तक, सिर से पैर तक। इसके बाद में हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है तथा समस्त पद का पहला पद संज्ञा या सर्वनाम होता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास में समस्त पद करते समय कारक विभक्ति या एकाधिक शब्दों का लोप होता है, इसलिए इसे लुप्त विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास के निम्न लिखित भेद किए जा सकते हैं। तो हम इन भेदों के आधार पर इस समास को हम पढ़ेंगे, जिसमें कारक चिन्ह का हमें ज्ञान अति आवश्यक है। आइए पढ़ते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति को, यानी कर्म कारक की विभक्ति का चिन्ह होता है को, का लोप होता है। अब ये समस्त पद विग्रह है, देखते हैं। स्वर्ग को स्वर्ग प्राप्त, तो समास विग्रह करेंगे तो स्वर्ग को प्राप्त। देशगत विग्रह करेंगे तो देश को गया। जल पिपास, जल को पीने की इच्छा रखने वाला। ये कर्म तत्पुरुष समास के हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में कर्ण कारक की विभक्ति का चिन्ह होता है से और द्वारा, इनका लोप होता है। जैसे तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। धनहीन, धन से हीन। स्वरचित, स्व द्वारा रचित तथा स्वयं से रचित। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। अब 3 नंबर में हम पढ़ेंगे फिर आगे संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में संप्रदान कारक की विभक्ति का चिन्ह होता है के लिए, का लोप होता है। इसके उदाहरण में समस्त पद समास विग्रह, समस्त पद देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। गोहित, गाय के लिए हित। विद्यालय, विद्या के लिए घर। पुण्यदान, पुण्य के लिए दान। अब इसी में नंबर 4 अपादान तत्पुरुष। अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है, अर्थात इस व्यक्ति का कारक चिन्ह होता है से। कुछ उदाहरण, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। कर मुक्त, कर से मुक्त। जन्मांध, जन्म से अंधा। शक्तिहीन, शक्ति से हीन। जलहीन, जल से हीन। अब हम संबंध तत्पुरुष समास को देखेंगे। इसमें कारक की विभक्ति का, के, की का लोप होता है, यानी इसके कारक के चिन्ह है का, की, के होते हैं, इनका लोप होता है। अब हम उदाहरण इसके कुछ पढ़ेंगे। राजभवन, तो राजा का भवन। राजकुमारी, राजा की कुमारी। सूर्योदय, सूर्य का उदय। जीवन शैली, जीवन की शैली। सेना नायक, सेना का नायक। इस प्रकार से हम यदि इनके एक एक समास के बारे में पढ़ेंगे और शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो परीक्षाओं में आराम से समझ सकते हैं कि एक शब्द किस समास का है। अब नंबर 6 है अधिकरण।
तत्पुरुष, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति का चिन्ह होता है में और पर का लोप होता है। इसके उदाहरण में कार्यदक्ष समास विग्रह में कार्य में दक्ष, नीत निपुण नीति में निपुण, घुड़सवार घोड़े पर सवार, शिलालेख शिला पर लेख, वनवास वन में वास। इस प्रकार से अब ये तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, 6 भेद हो गए हैं। कुछ अन्य भेद होते हैं तत्पुरुष समास के, इन भेदों को देखेंगे। तत्पुरुष समास के 3 और भेद अन्य होते हैं, जिसमें नंग तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। तो नंग तत्पुरुष इस समास का पहला पद निषेध सूचक या नकारात्मक होता है। इसमें अभाव, कमी, निषेध को सूचित किया जाता है। आ या अन आज शब्द लगे होते हैं। अब उदाहरण इसके हम देखेंगे। इनके उदाहरणों में समस्त पद और विग्रह समस्त पद है। अनदेखी, ना देखी, अनंत, ना अंत, अस्थिर, ना स्थिर, अनाथ, ना नाथ अर्थात स्वामी, निर्दयी, दया नहीं, अधर्म, ना धर्म, अखंड, ना खंड जिसके खंड ना हो सके। दूसरा है उपपद तत्पुरुष। इनके उदाहरण को देखेंगे। जिस समास में कोई उपपद होता तथा कृदंत पद बाद में होता है, उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे जलद, तो विग्रह होगा जल देने वाला, मर्मज्ञ मर्म को जानने वाला, पंकज कीचड़ में उत्पन्न, कुंभकार कुंभ बनाने वाला, जलद जल में उत्पन्न। तो इस प्रकार के जहां शब्द आएंगे, इन शब्दों को के आधार पर हम देखते हैं। अधिकतर ये शब्द हिंदी में बहुत कम प्रयोग होते हैं, संस्कृत में प्रयोग में आते हैं। अब इसमें तीसरा समास है अलुक तत्पुरुष। जिस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, अलुक तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे खेचर, तो आकाश में चढ़ने वाला, विश्वम्भर विश्व को भरने वाला, युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर, वाचस्पत वाणी का पति, आत्मने पर आत्मन के लिए पद, परस्मय पद पर के लिए पद, यानी अपने लिए पद और दूसरे के लिए पद। तो ये कुछ उदाहरण आपके तत्पुरुष समास के रहे, जिसमें आप 6 भेद पढ़े और इधर कुछ अन्य 3 भेद हैं। ये अन्य 3 भेदों को पढ़ा परीक्षाओं में। यदि ये शब्द ध्यान में रखेंगे तो शब्द आते ही आप पहचान जाएंगे कौन सा समास है और उसका विग्रह कैसे होगा।